देखने को मिलता है। एक बार आपको एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी बता देते हैं, उसके बाद समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए। एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में बिकवाली करके गए करीब 2001 करोड़ 2701 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली एफआईएस करके गए हैं। कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो यहाँ पर आंकड़ा काफी अच्छा नजर आ रहा है। 3000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी डीआईएस करके गए कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में भी आंकड़ा खरीदारी का ही नजर आ रहा है 2148 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीदारी की है 1648 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिली है। तो यहाँ से भी जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी जुड़ चुके हैं। क्षितिज, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज भारतीय बाजारों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की स्ट्रैटेजीज आज अपनानी चाहिए? जो संकेत मिल रहे हैं इस पर ग्लोबल मार्केट से वो तो काफी मिक्स्ड हैं, तो उसको देखते हुए कल जो अच्छी तेजी आई थी, शानदार तेजी हमने देखी थी, क्या आज टिकाऊ रह पाएगी? टू आवर व्यूअर्स एज वेल। देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया, जिस तरीके से कल भारतीय बाजारों में एक बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी ने लगभग 15,630 15,640 के लगभग यहाँ क्लोजिंग दिखाई। वहीं बैंक निफ्टी भी एक बार दोबारा से 33,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसके ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया। देखने वाली बात ये है कि देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट में एक अच्छी वी शेप रिकवरी देखने को मिली है लोअर लेवल से। हम लोगों ने जो पिछले बीते हफ्तों में काफी ज्यादा सेल ऑफ देखा था भारतीय बाजारों में, जो 15,700 का जो एक अहम लेवल था जहां पे बाजार बार बार सपोर्ट ले रहा था, वो हम लोगों ने ब्रेकडाउन दिखाई दिया था पिछले हफ्ते में। तो अब देखने वाली बात यह है कि आज के सेशन में वही 15,700 का जो पहले सपोर्ट एक मार्केट के लिए बन रहा था, वही अब जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग 15,700 के ऊपर यहाँ पे डिसिसिवली मूव कर जाते हैं आज के सेशन में, तो मुझे लगता है एक और हम लोग आने वाले सेशंस में एक बार फिर से हम लोग ये शॉर्ट कवरिंग का जो अभी शुरुआत हुई है वो हम लोग मूव ऑन करते दिखाई देंगे टूवर्ड्स 15,850। तो अभी अगर हम लोग इमीडिएट हर्डल की बात करें तो निफ्टी के लिए जो इमीडिएट हर्डल बन रहा है वो बन रहा है 15,700 से 15,800 के जोन में। यहाँ पे एक चीज और मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग डेरिवेटिव डेटा की तरफ भी देखें तो 15,700 पे लगभग 48 लाख शेयर का ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप किया गया है कॉल राइटर्स द्वारा, और उसी तरफ 15,500 पे कॉल राइटर्स ने 44 लाख शेयर्स का अनवाइंडिंग किया है, जो क्लियरली यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बियर जो है फिलहाल अभी बैकफुट पे ही दिखाई देंगे। बाय ऑन डिप्स की ही हमें यहाँ पे रणनीति अपनानी चाहिए, और हम लोग एक बार फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने कल के सेशन में एक अच्छी रिकवरी आती देखी है भारतीय बाजारों में, आज सेशन में कहीं ना कहीं रिकवरी जारी रहेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बैंक निफ्टी ने अपने साइकोलॉजिकली जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 33,000 का, उसके ऊपर क्लोजिंग आती दिखाई दी है। तो अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की तरफ देखें तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली निफ्टी इज मच लुकिंग स्ट्रॉन्ग देन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में कल हम लोगों ने देखा आखिरी आधे घंटे में एक अच्छा सेल ऑफ भी आया, वो अपने ऊपरी स्तरों पर टिक टिक बाई बैंक निफ्टी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिसलती हुई दिखाई दी। तो आज के सेशन की अगर हम लोग बात करें, मुझे लगता है निफ्टी कैन आउट परफॉर्म द बैंक निफ्टी, और निफ्टी के से कॉन्स्टेंट जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे और क्लियरली बायो डिप्स की ही रणनीति अपनाएंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज ये जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट क्षितिज आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे ये भी समझेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या अपनानी चाहिए? जी पूजा, बिल्कुल स्टॉक रणनीति के लिए देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी कैन आउट परफॉर्म द बैंक निफ्टी इन टुडे सेशन, और आने वाले दिनों में भी निफ्टी मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है। एक पुलबैक रैली की तरह अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाऊंगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे मैं आज के सेशन के लिए 2 स्टॉक्स लेके आया हूँ। पहला है वोल्टास का। देखिए, अगर वोल्टास की हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वोल्टास काफी एक लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ पैटर्न बनाता दिखाई दिया था। पिछले अगर 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में देखें हम लोग वोल्टास फिसल रहा था अपने 1060 से लेके डाउन साइड की अगर हम लोग बात करें तो 9035 तक का जो एक जोन बनाया था उसके ऊपर यहाँ पे मूव होता दिखाई दिया, यानी कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था उसके ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता दिखाई दिया, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक जो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में इसका डाउन ट्रेंड देखा था, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड खत्म होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट यहाँ पे वोल्टास बन सकता है। क्लोजिंग दी है स्टॉक ने कल लगभग 980 के आसपास, तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा 955 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग प्ले करने की, और टारगेट जो पोटेंशियल मुझे लगता है 1020 तक का लेवल हम लोग वोल्टास के अंदर जल्दी ही देख सकते हैं। दूसरा जो देखिए स्टॉक रहेगा वो रहेगा अदानी ट्रांसमिशन का। देखिए, अगर हम लोग स्टॉक के ओवरऑल
बात करें तो जिस तरीके से भारतीय बाजारों में सेल ऑफ देखने को मिला था, उसके बावजूद अदानी ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू निकला था, उसमें इतना सेल ऑफ हमें नहीं देखने को मिला था। और अब जब भारतीय बाजार रिकवर कर रहे हैं तो अदानी ट्रांसमिशन में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन करता दिखाई दिया है पिछले 10 से 12 दिनों में, और कल के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अदानी ट्रांसमिशन एक सेकंड कैंडिडेट हो सकता है लॉन्ग प्ले करने के लिए। क्लोजिंग डी स्टॉक में लगभग 2215 के आसपास, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 2125 के नीचे, और पोटेंशियल है जो स्टॉक का वो है 2350 तक का। तो दो बाइट स्ट्रेटेजी रहेंगी आज के सेशन के लिए, वो रहेंगी वोल्टास एंड अदानी ट्रांसमिशन। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज ये ट्रेडिंग रणनीति भी सुझाने के लिए। तो वोल्टास और अदानी ट्रांसमिशन आज के लिए अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। और एक बार क्षितिज की जो स्ट्रैटेजी है उसको सम अप करें तो आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। जिस तरह के एफएनओ डेटा निकल कर आ रहे हैं और चार्ट पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, क्षितिज का ये मानना है कि रिकवरी आज भी जारी रह सकती है। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस अहम दिख रहा है मार्केट में, वो है 15,700 से 15,800 की तरफ के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो 15,550 से 15,440 का है। और बैंक निफ्टी में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। 33,400 से 33,600 के लेवल्स आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट आज भी दिखाई दे रहा है, तेजी आज भी बनी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर इंट्राडे के लिहाज से ही आपको ये सारी रणनीति आज के लिए सुझाई जा रही है। चलिए, ये तो बात हुई मार्केट पर रणनीति की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें आती हुई दिखी हैं। एक एक कर अगर शुरुआत करें, यहाँ पर शुरुआत डॉक्टर रेड्डीज के साथ कंपनी के इन्वेस्टर डे होते हुए दिखे हैं, और इसमें जो टेकअप आई हैं, कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने का भरोसा जता रही है। करीब 25% मार्जिन और आरओसी हासिल करने का भी यहाँ पर कन्विक्शन कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा है। डॉक्टर रेड्डीज कल के सेशन में करीब 3% के अपमूव्स दिखा रहा था, आज भी तेजी के पूरे अनुमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस लगातार हमारे रडार पर भी है। जुबिलियंट इंग्रेविया के मैनेजमेंट की तरफ से भी कमेंट्री आती हुई दिखी है। केपिक्स के दम पर 3 से 4 साल में कंपनी अपनी आय दोगुना करने के, यानी कि डबल रेवेन्यूज करने के यहाँ पर गोल सेट कर रही है। ज्यादातर ग्रोथ स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से आने की इन्हें उम्मीद लग रही है, जिसके चलते जुबिलियंट इंग्रेविया पर भी नजर रखें। और कल स्टॉक में करीब 6% के अपमूव्स हमने देखे थे। आइनॉक्स, लीजर और पीवीआर दोनों पर आप फोकस कीजिए। अनलॉक थीम के कैंडिडेट्स हैं दोनों स्टॉक, और बीएसई और एनएससी से मर्जर के लिए एनओसी मिलता हुआ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ मिलता हुआ दिखा है। मर्जर के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एनसीएलटी की मंजूरी की जरूरत होगी। तो क्लियरली ये खबर है जिसके चलते दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और ये थीम लगातार फोकस में है भी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक जिस पर नजर रखनी है, जोमैटो और सफारी इंडस्ट्रीज पर कुछ खबरें आती हुई दिखी हैं। जोमैटो कंपनी 2 से 3% शेयर बेच सकती है। 24 जून को एक बैठक करेगी, और यहां पर ब्लिंकिट में हिस्सा खरीदने के लिए शेयर्स की बिकवाली होती हुई दिख सकती है। एक खबर आई है, इस बोर्ड मीट से पहले जोमैटो का स्टॉक फोकस में रहेगा। 2 दिन के बाद यानी 24 जून को ये बोर्ड मीट होती हुई नजर आएगी। सफारी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट का एक बयान आता हुआ दिखा है। मैनेजमेंट कमेंट्रीज कई सारी आ रही है। नई यूनिट पूरी क्षमता पर काम कर रही है, मैनेजमेंट की तरफ से ये बयान आया है, और बिक्री 50% बढ़ी है। 350 करोड़ रहने की उम्मीद आने वाले दिनों में इन्हें नजर आ रही है। तो क्लियरली सफारी इंडस्ट्रीज इस खबर के चलते फोकस में रहेगा। तमाम स्टॉक्स इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज के तौर पर आप ध्यान में रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है खबरों के चलते। बासी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो जोमैटो, सफारी इंडस्ट्रीज, और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि आइनॉक्स, लेजर, पीवीआर जैसे मल्टीप्लेक्स कंपनी, जुबिलेंट इंग्रेविया और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनी आज फोकस में रहेंगी। लेकिन आज एक और कंपनी है जिससे जुड़ी खबर आ रही है, और वो भी आज फोकस में रहेगी, और वो है जैन इरिगेशन से जुड़ी डील। और इस डील को समझ लेते हैं, पूरी खबर को समझ लेते हैं, और हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, बताइए जैन इरिगेशन से जुड़ी क्या खबर है? फोकस में जैन इरिगेशन है। कंपनी तो एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी हो चुकी है, लेकिन कंपनी में पिछले 2 से 3 साल में डेट इश्यूज़ के कारण स्टॉक में जो है भारी गिरावट देखने मिली है। उनकी जो इम्पोर्टेंट होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जो इंटरनेशनल बिजनेस संभालती है इरिगेशन की, जिसका नाम है जैन इंटरनेशनल, वो अब मर्ज होने वाली है रिवोलुस कंपनी के साथ। अब याद रखिए रिवोलुस कंपनी जो है माइक्रो
एग्रो सोल्यूशंस देती है इरिगेशन की, और टेमेसिक की जो पी ग्रुप है उनसे बैक्ड है। अब इम्पैक्ट में देखें तो डेट जो है लगभग 45% जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे घट जाएगा, लगभग 3200 करोड़ तक का जो है डेट लेवल्स आ जाएगा कंपनी का। और कंपनी फोकस करेगी कि दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इरिगेशन और क्लाइमेट कंपनी जो है विद अ कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑलमोस्ट $750 मिलियन की होने वाली है। अब याद रखिए जो इस मर्ज आइडेंटिटी में रेवोलस का 78% स्टेक रहने वाला है। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें इस डील की, तो अगर कैलकुलेटेड बेसिस में देखें तो ईवी एबिटा में जो है जैन इंटरनेशनल का 11.7 टाइम्स पे जो है डील हुआ है। अगर आप कंसोलिडेटेड डेट बेसिस पे देखें तो लगभग 6000 करोड़ का डेट था मार्च में, ये ट्रांजैक्शन के बाद लगभग 3300 करोड़ हो जाएगा। और ये डेट जो है कंसोलिडेटेड बेसिस में, जहाँ पे आप इंडियन पेरेंट कंपनी ले लीजिए और उनके सब्सिडरी जिसमें प्लास्टिक, पाइपिंग और फूड प्रोसेसिंग की काम आती है। जैन इरिगेशन को क्या मिलेगा, उनको जो है कॉर्पोरेट गारंटीज जो है रिलीज़ करने मिलेंगी, जहाँ पे उनके जो फॉरेन की कर्ज है वो भी माफ़ होगी और इंडिया की भी कर्ज है उसमें भी थोड़ी कटौती देखने मिलेगी। इसके अलावा 10 साल का लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट है। फोकस जो है ऑफकोर्स रहने वाला है माइक्रो इरिगेशन पे, और लगभग $300 मिलियन की जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो भी बैलेंस शीट से जो हट जाने वाली है। आखिर में जो आपको भारत की कंपनी जैन इरिगेशन को लगभग 200 करोड़ रुपए जो है मिलने वाले हैं, और जो टोटल डील हुई है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो लगभग 4200 करोड़ का है। ऑलराइट, तो एक बड़ी खबर यहाँ पर जैन इरिगेशन से जुड़ी आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। कल भी हमने देखा था कि स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे था और आज भी ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। डील से जैन इरिगेशन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। कंपनी के कर्ज में 45% की कमी आने की बात की जा रही है। साथ ही फॉरेन डेट में भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी और काफ़ी सारी लायबिलिटी से भी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है जैन इरिगेशन को लेकर। इस स्टॉक पर आज आप जरूर नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स पर। इसके चलते भी आज हम कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेल, गुड मॉर्निंग। LIC पर बैंक ऑफ अमेरिका ने कवरेज शुरू की है आउट परफॉर्म की राय के साथ। उसका लक्ष्य रखा है उन्होंने 930 प्रति शेयर का अंडर इंश्योर्ड मार्केट में काफ़ी अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है ग्रोथ के लिए। कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है और नॉन पार और प्रोटेक्शन बिजनेस से का जो शेयर है वो बढ़ रहा है। प्राइवेट पीयर्स के कंपैरिजन में LIC करीब 47 to 70% डिस्काउंट पर अवेलेबल है और इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने LIC पर कवरेज शुरू की खरीदारी की राय के साथ। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने भी LIC पर कवरेज शुरू की है। उन्होंने हालांकि न्यूट्रल की राय दी है और लक्ष्य रखा है 700 प्रति शेयर का। इसके अलावा इंडसइंड बैंक पर फोकस करिए। CLSA ने इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 1060 प्रति शेयर का। जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो अभी भी सुधर रही है। एसेट क्वालिटी की जो चिंताएं थे वो पीछे रह गई है और क्रेडिट कॉस्ट FY23 तक नॉर्मलाइज होने की उम्मीद है। ROA भी करीब 1.8% तक वापस आ रहे हैं और इसी के चलते CLSA ने इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। CLSA ने टाटा मोटर्स पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा 453 प्रति शेयर का। JLR और CV बिजनेस के वॉल्यूम्स के अनुमान को उन्होंने घटाया है। हालांकि फ्री कैश फ्लो में सुधार आने से डेट भी कम हो सकता है और इसी के चलते CLSA ने टाटा मोटर्स पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। जेफरीज ने रिलायंस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा 2950 प्रति शेयर का। स्टॉक अपने रीसेंट पीक से करीब 10% करेक्ट हुआ है और ये करेक्शन के कारण एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है खरीदने की। इनफैक्ट उनका मानना है कि रिलायंस 60% सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखा सकता है और अर्निंग्स अपग्रेड की भी लाइक्लीहुड Q1 FY23 में नजर आ रही है और इसी के चलते जेफरीज ने RIL पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। मॉर्गन स्टैनली ने डिक्सन पर अंडरवेट की राय बरकरार रखी। लक्ष्य रखा 2634 प्रति शेयर का। नए कस्टमर विन के बावजूद कंज्यूमर इलेक्ट्रिक के वॉल्यूम कमजोर नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक लाइटिंग के भी वॉल्यूम्स डिसअपॉइंट है। हालांकि डिक्सन एक बेनिफिशियरी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग थीम का, बट फिर भी मॉर्गन स्टैनली ने उनके अर्निंग्स के अनुमान को घटाया है करीब 2 से 5% तक। आखिर में बंधन बैंक पर JP मॉर्गन ने ओवरवेट की राय दी है। बंधन बैंक के स्टॉक में काफ़ी मजबूत गिरावट नजर आई थी हमें। आसाम में फ्लड्स के कारण करीब 1/3 ऑफ आसाम का पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हुआ है और एडिशनल 5% की स्लिपेज वो एस्टिमेट कर रहे हैं आसाम बुक पर और इसी के चलते JP मॉर्गन ने बंधन बैंक पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी।
तो आज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी काफ़ी ढेर सारी हैं जो कि वामाक्षी अभी आपको बता रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए वामाक्षी आपका। और इंटरेस्टिंग है, LIC पर अब कवरेज शुरू कर रहे हैं। एक ब्रोकरेज हाउस का JP मॉर्गन ने 840 का लक्ष्य दिया था। आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, 700 के लेवल्स देख रहे हो। सबसे ज़्यादा टारगेट जो सुझाए हैं बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने 930 के टारगेट से सुझा रहे हैं। आपको बता दें कि LIC इस वक्त 664 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर कि आज फोकस रहेगा। अब आपको इक्विटी मार्केट से जुड़ी हर एक खबर बताई। अब बारी है कमोडिटी मार्केट की और वहां पर क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या रणनीति अपना के चले आज कमोडिटी मार्केट्स में, और सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत करिए, वहाँ क्या करें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली सोने चांदी में अगर हम देखें पिछले हफ्ते की फेड के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं अभी कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 51,100 के ऊपर गोल्ड जा नहीं पा रहा है। कल के सेशन में डॉलर में थोड़ी बहुत गिरावट थी जिसका सपोर्ट सोने और चांदी को मिलता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं ना कहीं जब तक 51,100 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है एक दायरे में रहेगा, तो उसी को देखते हुए आज 50,900 पे गोल्ड को बेचना चाहिए। 50,600 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी अच्छी आई है, बट कल भी हमने 62 के ऊपर जाते हुए नहीं देखा। अनलेस एंड अनटिल 62,000 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलते हैं, दायरा बना हुआ रहेगा। उसी को देखते हुए 61,400 के करीब बेच के चलिए। 60,500-600 तक का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये राय सोने चांदी में आपको दे दी गई। कच्चे तेल में भी क्या रणनीति अपना के चले? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफी कमजोरी दिख रही है, क्या करना चाहिए क्रूड ऑयल में? तो ये कच्चे तेल की अगर हम बात करें या पूरे एनर्जी पैक की बात करें तो काफी बड़ी वॉलिटिलिटी हमने जून मंथ में आती हुई देखी है। सबसे पहले अगर कच्चे तेल की बात करें तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि सप्लाई धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, लेकिन कंस्टेंट अभी भी बना हुआ है। लेकिन पिछले 5 दिन की बात करें तो $124 से $112 ब्रेंट में आ चुका, उसका एक इम्पैक्ट हम आते हुए देख पा रहे हैं प्राइजेस कंसोलिडेशन में। बट ओवरऑल हमें लगता है धीरे धीरे सप्लाई बढ़ता हुआ दिखाई देगी, जिसका प्रेशर मार्केट में बनेगा। आज के लिए 85-50 की रेंज में कच्चे तेल को बेच के चलिए। 84 का इमीडिएट टारगेट है, बट अगर हम 15-20 दिन का व्यू लेके चले तो स्लोली एंड स्टेडीली सप्लाई मार्केट में सुधरता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस में भी वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। जिस ढंग से हमने अमेरिका की रिफाइनरी में एक बस्ट होते हुए देखा, उसके बाद प्राइसेस में गेन जरूर थे, बट अब प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रिस्टोर हो रहा है। बट देखना यह है यूरोप में जो 40 साल के हाई पे गैस के प्राइसेस है वो कूल डाउन होना बहुत जरूरी है। देन ओनली हम नेचुरल गैस में गिरावट देखेंगे, अदरवाइज प्राइसेस में फिर से गेन्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रहा आपको एनर्जी और क्रूड सेगमेंट में दे दी गई है। इसके अलावा बेस मेटल्स में क्या व्यू बन रहा है आपका, कहाँ बेट करेंगे आप? देखिए बेस मेटल के अंदर चाइना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने देखा चाइना 1 तारीख से ओपन अप हुआ, उसके बाद बेस मेटल को सपोर्ट भी मिला, बट अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लुक्रेटिव नहीं है और इकोनॉमिक कंसर्न्स बने हुए हैं कि आगे ग्रोथ कैसी रहेगी, जिसके चलते हमने एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए देखा है। कल के सेशन में हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जो बड़ी गिरावट हमने पिछले 15 दिनों में देखी है, उसी को देखते हुए आज कॉपर जून वायदे को बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनानी चाहिए। यहाँ पे 738 के करीब हम कॉपर को ले सकते हैं। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 745 तक का जंप हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम पे भी नजर रखिए, क्योंकि एल्यूमिनियम में हमने मल्टी ईयर लो पे देखा, बट डिमांड इज पिकअप नहीं कर पा रही है और प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक दबाव है। ऑलमोस्ट पूरे बेस मेटल में कॉपर ठीक लगता है, जो 745 तक का जंप दिखा सकता है। ठीक है, तो कॉपर में 745 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अजय, एग्री स्पेस में भी क्या कुछ रणनीति सुझाएंगे आप आज के लिए? बिल्कुल, अगर 1 मई से अगर हम देखें तो पूरे एग्री पैक में जबरदस्त हमने गिरावट आती हुई देखी है। फैक्टर्स काफी है जिसमें हमने मानसून की प्रोग्रेस, सोइंग के डाटा सब आते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो सेल ऑफ हमने इक्विटी में देखा उसका एक ओवरहैंग हमने एग्री कमोडिटी पे भी पड़ते हुए देखा। इसी बीच हमने कैस्टर में एक अच्छी खासी गिरावट देखी है, जो 7500 से ऑलमोस्ट 7100 टच कर गया था। अब कहीं ना कहीं बेस बन रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे उम्मीद है बढ़ती हुई जाएगी, जिसका कैस्टर को सपोर्ट मिलेगा। इंट्राडे के लिहाज से या पोजिशनल के लिहाज से भी 7200 के करीब हम कैस्टर को ले सकते हैं, बट इंट्राडे टारगेट 7320 रखिए। लॉन्गर विजन हमें लगता है कि जो डिले सोइंग होगा वो कहीं ना कहीं कैस्टर को सपोर्ट करेगा। तो कैस्टर काफी अच्छी कमोडिटी समझ में आती है एग्री कमोडिटी के अंदर। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी कच्चे तेल यहाँ पर बिकवाली की राय आ रही है, कॉपर में खरीदारी करके चलिए, और कैस्टर सीड भी एग्री स्पेस से अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल